अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मशीन डिज़ाइन के सबक वेल्डेड जॉइंट को पढ़ रहे थे। साबका वेल्डेड जॉइंट के फ़वाइद और नुकसानात, उसकी तारीफ़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक फार्मूले का प्रूफ है, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट अंडर स्टैटिक एंड फटीग लोडिंग। अजीज तलबा, स्टैटिक लोडिंग और फटीग लोडिंग ये आपके लिए दो नए लफ्ज़ हैं। स्टैटिक लोड ऐसा लोड वेल्ड होने के बाद मशीन पार्ट साकिन रहे और अगर वेल्ड करने के बाद किसी मशीन पार्ट ने मुतहर्रिक भी रहना है, जिस तरह लेथ मशीन का चक होता है, उसको वेल्ड कर देते हैं तो वो फिर हरकत भी करता रहे, उसको हम फटीग लोडिंग या डायनामिक लोडिंग कहेंगे। याद रखेंगे, फटीग लोडिंग या डायनामिक लोडिंग। तो इस वक्त हम प्रूफ करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड की सूरत में। इसमें एक फिलेट वेल्ड दिखाया गया है, जिसे लैप वेल्ड भी कह सकते हैं आप, लैप जॉइंट जिसे बनाते रहे आप, और उसके दोनों सिरों के ऊपर, यानी एक किताब को दूसरी किताब के ऊपर रखेंगे ना, तो ये ओवरलैप की हालत में होगी, और इनके दरमियान जो एक किताब बाहर निकली होगी, दूसरी ऊपर से एक नीचे से बाहर निकली होगी, उस वक्त जो हमारी पोजीशन होगी वो हमारी, इसको साइड व्यू से देखेंगे तो इसी तरह नजर आएगा। अगर इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये हमारे पास ये नजर आएगा कि जो किताबों को आपस में रखकर हम पैरेलल फिलेट वेल्ड कर देते हैं, इस तरह करके ना, इस तरह करके वेल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये वेल्ड होगा यहाँ पर। तो इस तलबा इसको देखें, इसमें जिस वक्त ये जोड़ रहा है तो हमारे जॉइंट के ऊपर एक शक्ल में देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, क़यामत वावी मुसल्लस बन रही है। एक क़यामत वावी मुसल्लस के ऊपर एक लाइन लगाई गई है जिसे सी कहा गया है, उसके ऊपर एरो हेड देकर लिखा है रीइंफोर्समेंट। अब जो क़यामत वावी मुसल्लस है वो बनेगी ए बी सी या सी बी ए। याद रखें, जहाँ कैमा बनता है ना, जिस 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है, उसको दरमियान में रखा है, उसको दरमियान में बोला जाता है। इसलिए हम बी सी ए नहीं कह, सी बी नहीं कह सकते, ए बी सी या सी बी ए इस तरह कहेंगे इसको। और टी जो है ये प्लेट की मोटाई बताई गई है, जैसा कि टी उसके में एरो बता रहे हैं। तो अजीज, हमारे पास ये जो रीइंफोर्समेंट है वो उसको इस तरह कहते हैं, समझ लें कि जिस वक्त मिस्त्री एक ईंटों का दीवार बना रहा है या सीमेंट की दीवार बना रहा है, तो एक सीमेंट के ऊपर, ईंट के ऊपर मिसाला रखकर दूसरी जब ईंट रखता है तो उसमें से कुछ मिसाला बाहर निकल आता है, प्रोजेक्टेड होता है, तो उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और वो उसको अपनी करांडी ट्रावल वगैरह से वो रिमूव कर देता है। सिमिलरली हम भी इसको, आप जानते हैं, स्प्रिंग से रिमूव कर देते हैं, जिससे लैग इंक्लूजन होता है, इसलिए इसको रीइंफोर्समेंट कहा गया है। और हमारे पास ये जो बी डी, अब नुक्ता डी जहां पर ये छोटा सा निशान लगा हुआ है, एक डी है, इसके ऊपर अमूद गिराएंगे हम, अमूद गिराएंगे बी तक। वो नुक्ता जहां लगा हुआ है ना गोल सा, उसको हम जब बी तक ले आएंगे, ये एक हमारे पास अमूद गिरेगा, और अमूद का मतलब है ये 90 एंगल पे होता है। अमूद हमेशा, जो कि आप जानते हैं, 90 एंगल परपेंडिकुलर होता है। तो ए बी जो है इसको लेग ऑफ वेल्ड या साइज ऑफ वेल्ड भी कहते हैं। तो मेरे बच्चों, अब थोड़ा सा इसकी तरफ आना है कि हमने ये देखना है कि हमारे पास इसकी 4.3 जो हमारा आर्टिकल है ना, इसमें देखें, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड को टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींच हुई मजबूती के लिए डिजाइन किया गया है। फिलेट जॉइंट को मजबूती को चेक करने के लिए फिलेट जॉइंट को क़यामत वाले मुसल्लस से चेक करते हैं, जिसमें मुसल्लस ए बी सी, जैसे कभी गुजारिश किया है, ए बी सी 90 डिग्री है और बाकी दोनों ज़ाविये 45 के हैं।
और लाइन बी डी को थ्रोट थिकनेस, जो हमारे पास अमूद गिराएंगे ना बी से डी तक, वो हमारा एक थ्रोट थिकनेस कहलाता है बेटा। शक्ल में देख लेंगे, फिर देखें उसमें बी डी थ्रोट थिकनेस है या थिकनेस ऑफ वेल्ड कहेंगे इसे। वेल्ड का कम से कम एरिया जो कि बी डी थ्रोट पर हासिल होता है वो थ्रोट थिकनेस या लेंथ ऑफ वेल्ड के हासिल ज़रब के बराबर होना चाहिए। यानी हमारे पास बी डी बराबर थ्रोट थिकनेस इनटू लेंथ ऑफ वेल्ड। तो लेंथ ऑफ वेल्ड के बाद अब हमारे पास इसको नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा। इसमें जो ज़ाहिर किया गया है टी जो है ना, इसको थिकनेस ऑफ वेल्ड या वो वी डी होगा हमारे पास। एल जो है इसको लेंथ ऑफ वेल्ड कहेंगे कि कुल लेंथ की वेल्ड की लंबाई कितनी है, वो हम साइड व्यू में नहीं बल्कि इसको एलिवेशन में फ्रंट व्यू में देखेंगे। क्योंकि हमने देखा ना इस तरह करके रखा है, हमने मेरे हाथों की तरफ देखेंगे इस तरह करके वेल्ड है तो इस तरह करके देखा है। अब इन्हीं को हम जब यूँ देखेंगे यूँ इस हालत में देखेंगे तो ये हमारे पास ये पूरी की पूरी लंबाई होगी। इसमें मेरे बच्चों हमारे पास टी जो है थिकनेस ऑफ वेल्ड है, एल लेंथ ऑफ वेल्ड है, तो बी डी। अब हमारे पास जो कायम मुसल्लस है ना उसको हल करने के जो तरीका है फिसागोरस वाला, तो हमारे पास बी डी ओवर बी सी अमूद बटा वतर बराबर होता है साइन थीटा। अमूद बटा वतर आगे हवाला भी दिया हुआ है, अमूद बटा वतर साइन थीटा के बराबर होता है। और बी डी को रहने दें तो बी सी उधर जाकर ज़रब खाएगा बी सी साइन थीटा, और थीटा आप जानते हैं 45 का है, साइन थीटा बताया गया है कि वो दोनों जाविये 45 के हैं, तो लिहाजा 45 साइन जो है 0.707 होता है। तो लिहाजा बी सी को हमने टी कहा हुआ है, आपने देखा है शक्ल में। तो एस साइज ऑफ वेल्ड जो है हमारे पास टी ज़रबे इशारिया 707 है। तो लिहाजा इसको अब अगर आगे की तरफ देखें तो हमारा ये बी डी बराबर है एस टी ज़रबे साइन थीटा था ना, तो अब हमारे पास बी डी जो है वो हमारे पास होगा साइज ऑफ वेल्ड ज़रब स्ट्रेस। तो हमारे पास या बी सी जो कि हमारे टी के बराबर है, तो लिहाजा हमारे इसमें आ जाएगा थ्रोट थिकनेस सॉरी एस एस साइज ऑफ वेल्ड ज़रब टी है और बी सी इज इक्वल टू टी है, चूंकि ये शक्ल में देख सकते हैं आप। और थ्रोट थिकनेस बी डी जो है ये है लेग इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री या लेग साइज बी डी जो है ना वो उसको चुके हमने थ्रोट थिकनेस कहा हुआ है, एस इज इक्वल टू लेग इंटू 0.707। और चूंकि हमारे पास ये लेग जो है टी ये बी सी के बराबर होती है, और आप जानते हैं 0.707 जो है ना 1/2 का अंडर रूट भी हो सकता है। इसको दोनों सूरतों में इशारे 7 से साथ लिखें, अपने कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं आप। इशारे 1/2 का जजर तो लें को इशारे 7 से साथ होता है। तो मिनिमम एरिया ऑफ वेल्ड यानी थ्रोट एरिया ज़रब बराबर है, थ्रोट एरिया कितना होगा थ्रोट थिकनेस ज़रब लेंथ ऑफ वेल्ड। तो एरिया जो निकालना है तो ये हमारे पास टी ज़रब एल बटा एक बटा ज़रब 1/2 का जजर या बटा 2 का जजर, एक ही बात है। इफ एफ टी इज द टेंसाइल स्ट्रेस, अगर टेंसाइल स्ट्रेस जो कि जाहिर करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस को एफ टी के साथ, एफ स्ट्रेस के लिए होता है और टी स्ट्रेस टेंसाइल के लिए होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा मेरे बच्चे। तो ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जो है ना वो पी ज़रब एरिया एफ इज इक्वल टू पी ओवर ए होती है ना, कुल ये हमारा एफ इज इक्वल टू पी ओवर ए और पी बराबर है एरिया ज़रब एफ टी। अब हमारे पास जो इस वक्त पोजीशन होगी ये है हमारे पास P इज इक्वल टू 0.707 ज़रब एल ज़रब टी ज़रब एफ टी। 1/2 का जजर कोई इशारा 7 के साथ ज़ाहिर किया गया है। तो मेरे बेटे अब हमारे पास ये तो सिंगल था ना, एक साइड के जॉइंट को लिया था हमने, उसी के ऊपर डिस्कस किया है, उसी की शक्ल दिखाई है। अब हमारे पास दूसरी साइड पे आ जाए, क्योंकि हमारे पास वेल्ड जो है ना दोनों हालतों में होता है, दोनों हालतों में वेल्ड होता है। तो उसमें इसको 2 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसी को ज़रब देते हैं ना इशारे 7 से 7 को 2 से ज़रब देते हैं तो 1/4 बन जाएगा ज़रब एल ज़रब टी ज़रब एफ टी। अब इसमें 10% जो है ना रीइंफोर्स शामिल कर दिया जाता है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड है, वेल्डिंग स्टैंडर्ड में आता है। इसको 12/5 मिलीमीटर लिया जाता है। तो लिहाजा ये हमारे पास कुलिया बन जाएगा P इज इक्वल टू पी कहें या पी टी कहें, P इज इक्वल टू 1/4 ज़रब एल ज़रब टी ज़रब एफ टी फॉर डबल ट्रांसवर्स जॉइंट के लिए। और फॉर सिंगल ट्रांसवर्स के लिए हमारे पास होगा ये
0.77 इंटू एल इंटू टी इंटू एफ टी। इसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट बीजोज को देखना है मेरे बच्चों, वो ये है स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड। पैरेलल फिलेट वेल्ड की शेयर स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किया जाता है। पैरेलल में हमेशा शेयर होगी और ट्रांसवर्स पे हमेशा टेंसाइल होगी। इस तरह करें ना, याद रखने के लिए ट्रांसवर्स टेंसाइल, टी से टी मिलाना है, ट्रांसवर्स के लिए टेंसाइल और पैरेलल के लिए शेयर। तो यहाँ पर इसके लिए करना है तो मिनिमम एरिया ऑफ वेल्ड या थ्रोट एरिया वही आ जाएगा, टी ज़रब एल बटा 2 का जज़र या 0.707 ज़रब टी ज़रब एल, यूँ कह सकते हैं इसको। और हमारे पास ये शेयर स्ट्रेस को एफ एस ज़ाहिर करते हैं, तो फिर वही पी इज इक्वल टू टी ज़रब एल बटा 2 का जज़र ज़रब 2, क्योंकि पैरेलल सिंगल होता ही नहीं है बेटा, पैरेलल का मतलब यही है दो मुतवाज़ी, इसको सिंगल हम नहीं कह सकते। तो इसलिए 2 ज़रब एफ एस यानी 0.707 ज़रब एल ज़रब टी ज़रब एफ एस ज़रब 2, वही 1.414 ज़रब एल ज़रब टी ज़रब एफ एस। तो दूसरा कुलिया हमारा ये हो गया। मेरे बच्चों हमने दो कुलिया पढ़ लिए हैं। पहला कुलिया हमारा है तो इसमें तो अब हमने थोड़ा सा आगे चलना है कि हमारे पास ये जॉइंट्स जो है ना, ये जो जॉइंट हमारे चल रहे हैं, इसमें हमने ये देखना है कि ये हमने अब ये देखना है कि अब इसको, ये हमारा जो शक्ल ए है ना, ये ट्रांसवर्स वेल्ड भी है और इसमें पैरेलल भी है, जबकि हमारे पास जो बी शक्ल है डायग्राम ए में हमारे पास सिर्फ पैरेलल है क्योंकि देखें आप पैरेलल में देखें दो ही हैं तो डबल पैरेलल हो सकता है, लेकिन जबकि इसमें हमारे पास एक ट्रांसवर्स है और दो पैरेलल हैं बी में। इस शक्ल के मुताबिक अब हम दो कुलिये मालूम अखज़ कर चुके हैं। पहला हमारे पास क्या है जी, वो है टी पी इज इक्वल टू टी ज़रब एल ज़रब एफ टी ज़रब 1.414, और दूसरा जो हमारे पास है वो हमारा है शेयर स्ट्रेस के लिए, वो है 1.414 ज़रब एल ज़रब टी ज़रब एफ एस। तो ये हमारे दो कुलिये हैं। इस तरह अब हम एक एग्जांपल करना चाहते हैं, और एग्जांपल में हमारे पास पोजीशन ये है कि एग्जांपल नंबर 4.1 है। मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ, तो आपके पास बुक भी है तो इसमें से देख सकते हैं आप। आपके पास बुक भी है, उसमें से देख सकते हैं, या यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं। एक प्लेट 150 मिलीमीटर वाइड एंड 15 मिलीमीटर थिक इज टू बी वेल्डेड टू अनदर प्लेट बाय मींस ऑफ, मींस है ये लफ्ज, मीन नहीं, मींस ऑफ डबल पैरेलल फिलेट्स। अब यहाँ पर पैरेलल फिलेट्स की बात हो रही है। बस अब यूं ही पैरेलल ज़हन में आ जाए समझ लेना स्ट्रेस शेयर होगी। The plates are subjected to a static load of 85 kilonewton. Find the length of the weld if permissible shear stress। अब देखें ना, उधर पैरेलल का लफ्ज आया था, ये स्ट्रेस भी खुद ब खुद शेयर आ गया, ना भी दी गई शेयर स्ट्रेस ना भी दी गई हो तो अंडरस्टूड है ये शेयर होती है, पैरेलल में हमेशा शेयर होती है। इन दी वेल्ड डज नॉट एक्सीड 65 मेगापास्कल। तो मेरे बच्चों हमने लेंथ ऑफ वेल्ड मालूम करना है। यहाँ पर पी भी दे गया है, पी दे दिया गया है, हम जानते हैं इसके लिए कुलिया होता है पी इज इक्वल टू 1/4 ज़रब एल ज़रब टी ज़रब एफ एस। अब मेरे बेटे सिर्फ एल मालूम करना है, सब कुछ दिया गया हमें। देखें इसमें डाटा कॉल करना शुरू करते हैं। विड्थ ऑफ प्लेट जो है ना वो है 150 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ प्लेट जो है ना वो 15 मिलीमीटर है। स्टैटिक लोड जो है वो 85 किलो न्यूटन है। 5 लग नजर आ रहा है, लेकिन दरअसल उस सवाल में बताया गया ना 85 किलो न्यूटन, 85 किलो न्यूटन है, क्योंकि हमारे पास 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन के बराबर होता है। इसको बेटा 1000 से रख दे देंगे तो ये 85,000 न्यूटन बन जाएगी। अब शेयर स्ट्रेस है हमारे पास, शेयर स्ट्रेस को बताया गया कि 50 मेगा पास्कल है, जिसका मतलब है ये 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। ये भी आप जान चुके हैं, प्रूफ करा चुका हूँ आपको कि 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरह अब हमारे पास लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू व्हाट, हमारा क्वेश्चन जो है लेंथ ऑफ वेल्ड है, ये मालूम करना है। तो अब मेरे बेटे मैक्सिमम लोड हमारे पास पहले मालूम करना चाहेंगे, क्योंकि लोड हमारे पास कुलिया हमारा यूजिंग फार्मूला जो है ना वो पी इज इक्वल टू
1 शरे 4 1 4 ज़रब लेंथ ज़रब थिकनेस ज़रब शेयर स्ट्रेस 1 शरे 4 1 4 ज़रब एल ज़रब टी ज़रब एफएस। तो मेरे बेटो अब इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेंथ को बाहर निकाल लें, बाकी फार्मूला हमारा बन जाएगा, पी वहीं खड़ा रहेगा, बाकी जो ज़रब खा रहे हैं सारे जाकर उधर तकसीम हो जाएंगे। लेंथ इज इक्वल टू पी बटा 1 शरे 4 1 4 ज़रब एल ज़रब टी ज़रब एफएस। देखिए बेटा मैंने इसको पढ़ा है ज़रब, एक्चुअली क्या होगा पी पे सारे तकसीम हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे पी तकसीम 1 शरे 4 1 4 तकसीम है टी तकसीम एफएस। दरअसल कैलकुलेटर पे आपने ये करना है, ये जो ज़रबें लगी हैं ये आपस में ज़रब खा रहे हैं, पी से नहीं ज़रब खा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो फिर आपका जवाब दुरुस्त नहीं आएगा मेरे बच्चों। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, एल इज इक्वल टू पी बटा 1 शरे 4 1 4, ये वही बात रिपीट हो गई है इसमें, तकसीम है टी तकसीम है एफएस जब लेंथ निकाल दी गई है। अब सिंपल है हमारा अरिथमेटिक हिसाब है, ये सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इसमें। 85,000 हो गया तकसीम 1 शरे 4 1 4 तकसीम 15 और तकसीम 65, ये सब कुछ करने के बाद मेरे बच्चों ये जवाब आता है आपका 61.65 मिलीमीटर। आपका जवाब आ रहा है 61.65 मिलीमीटर। अब हमारे पास ये होता है एक स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग अलाउंस होता है। स्टार्टिंग स्टॉपिंग अलाउंस क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि वेल्डिंग में वेल्डिंग करते वक्त वेल्डिंग के जो हमारे प्री ऑपरेशन होते हैं, कुछ पोस्ट ऑपरेशन होते हैं वेल्डिंग करने, जिस तरह क्वेंच करते हैं आप पानी में डुबो देते हैं, तेल में डुबो देते हैं या रेत में या चूने में, उसको पोस्ट ऑपरेशन कहते हैं। जो प्री ऑपरेशन वो होते हैं कि हम इसके एजेस को तैयार करते हैं, वेल्ड करने के लिए भी इस तरह के एज होने चाहिए, इसको बेवल करना है या नहीं करना, या इसके बाद जिस वक्त वेल्ड शुरू करते हैं तो उसमें अजीज एक्सक्यूज मी तो उसमें अजीज तलबा ये होता है कि हमारे पास उसको टैगिंग कर देते हैं, कि उसके सिरों को टैग कर देते हैं, उसको जब टैग करते हैं ना उसको छोटे-छोटे वेल्ड लगा देते हैं फासले के ऊपर। अगर ये ऐसा ना किया जाए तो जब वेल्ड मुसलसल करेंगे तो मेरे बेटो ये वेल्ड में डिस्टॉर्शन पैदा होगी। हमारे पास इस तरह करके वेल्ड बन जाएगा, जो मेरे हाथ दिखा रहे हैं ना, ये देखें फासला, इस तरह करके वेल्ड एंड के ऊपर क्योंकि हीट की वजह से हरारतें फैलती हैं और फिर उसकी मूवमेंट पार्टिकल्स के ज़्यादा होने की वजह से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो चूँकि लिक्विड बनते हैं तो उसमें मूवमेंट आती है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन पैदा होती है। उस डिस्टॉर्शन से बचने के लिए उसके लिए एक स्टैंडर्ड है। बीएई लेवल पर आपका जो स्टैंडर्ड है ना वो है 12.5 यानी आधा इंच। 12.5 मिलीमीटर का मतलब होता है आधा इंच तकरीबन। तो 12.5 मिलीमीटर को एडिंग स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग अलाउंस, इस अलाउंस तो जो आपका जवाब आता है उसमें अलाउंस शामिल करना है। लंबाई जब मालूम करनी हो तो जब जवाब लंबाई में आ जाए तो उसमें अलाउंस शामिल करना होता है, लेकिन अगर हमें लंबाई दी गई हो तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इसमें से ये अलाउंस मनफी करके फिर सवाल को हल करेंगे। आगे आएंगे इस तरह के सवाल। तो ये अलाउंस जब शामिल करते हैं मेरे बच्चों 61.65 प्लस 12.5 दैट इज 74.15 मिलीमीटर, मेरे बच्चों का ये आंसर होगा। इसी तरह करके अगले सवालात भी हैं, लेकिन अब इन सवालात पर आप गौर करेंगे और साथ साथ मेरे बच्चों खास तौर पर इसकी जो इस्तिलाहात बताई गई हैं और इसके जो शार्ट क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर देखिएगा। देखिए शार्ट क्वेश्चन पर ज़रूर गौर कीजिएगा। शार्ट क्वेश्चन यूँ समझ लें कि एक मगज़ है, पूरे सबक का एक समरी है, इसका मेन आइडिया है, खुलासा है, तो इनको ज़रूर याद करना है। अज़ीज़ तलबा अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज़ फरमाए। आप ज़रूर गौर फरमाया करें ये हालात के मुताबिकत से, क्योंकि अगर हम फिर बिलमुशाफ़ा होती कोचिंग तो वो भी ज़्यादा बेहतर थी। ताहम इसमें भी कोशिश यही की जा रही है। लेकिन मेरे बच्चों अपने घर के काम ज़रूर करें, वालिदैन की फरमाबरदारी करें, नमाज की पाबंदी करें, लेकिन इसमें ज़रूर मेहनत करें मेरे बच्चों। ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इसमें मेहनत नहीं करेंगे तो लामहला तौर पर मेरे बेटे देखें, इम्तिहान के लिए बेशक पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इल्म के लिए पढ़ें। हासिल तालीम करनी है इल्म के लिए मेरे बच्चों ने। अब इल्म होगा, कुछ पल्ले होगा, जहाँ भी जाएँगे इल्म इंसान के किरदार को भी बनाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी और नासिर हो। बस इसी उसके मुताबिक आज का सबक मैं इसको 2-3 बार कॉपी पे लिखेंगे तभी याद होगा। ये प्रूफ थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन और यकीनी बात है इस सबक में से एक सवाल ज़रूर बनता भी है इम्तिहान में, और शॉर्ट क्वेश्चन तो यकीनन आते ही आते हैं ना। ताहम इम्तिहान नुक्ता निगाह की बजाय मैं कहता हूँ कि आप कुछ इल्म हासिल करने की निगाह से पढ़ा करें। जज़ाकल्लाह व अस्सलाम।